नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। दोस्तों भी जानेंगे कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग होते क्या हैं। आपने गॉस की प्रमेय पढ़ा होगा। उस गॉस की प्रमेय जो फाई बराबर क्या होती है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो जब फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो उसका अनुप्रयोग कैसे करते हैं? तो उसका एक जो मेन अनुप्रयोग है, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन सॉलिड होगा आपका, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए 100% आएगा, जो है वो कौन सा डेरिवेशन है? अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। तो स्टूडेंट जानेंगे कि अनंत लंबाई के विस्तार, अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र कैसे स्थापित करते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको एक आवेश का रेखीय घनत्व पता होना चाहिए। वैसे रेखीय घनत्व और आवेश का पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व 3 होते हैं। उसके साथ साथ आपको जब ये तीनों डिफिनेशन पता होंगी, तो कोई भी अगर किसी भी प्रश्न के कारण अगर वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग निकालेंगे, तो आपका सत्यापित हो गया। तो स्टूडेंट चलते हैं। वीडियो देखने के पहले आप सभी को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग जो बताए जा रहे हैं वो क्या है? अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट सभी लोग बड़ी गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये 3 नंबर आपके सॉलिड कर देंगे। आपको चुटकियां बजाते हुए 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। वो कैसे होते हैं देखिएगा। अनंत लंबाई के आवेशित तार के सीधे निकट, सीधा एक आवेशित तार है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र कैसे स्थापित करते हैं, इसके लिए आपको 3 डिफिनेशन बताएंगे। वो क्या है जो एक एक नंबर में पूछी जाती है। सबसे पहली परिभाषा आप जानेंगे कि रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। जानेंगे कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। सबसे पहले तीनों को जान लेंगे। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व को लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा यही कहती है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं?
लेमडा से प्रदर्शित करते, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तब आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व लेमडा इक्वल टू क्या होगा, Q अपान L। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर। ये होता है आवेश का रेखीय घनत्व। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग परिभाषा आवेश का पृष्ठ घनत्व दे देंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, जैसे ये एकांक लंबाई में है उसी प्रकार वो पृष्ठ मतलब एरिया, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब पृष्ठ घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, सिग्मा बराबर क्या होता है, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपान A। ये Q मतलब आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट जाने आप कि आवेश का रेखीय घनत्व और आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। उसी में आप क्या जोड़ देंगे, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, उसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का आयतन घनत्व रो इक्वल टू Q अपान क्या होता है, V आयतन, उसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसकी परिभाषा लिखकर आपको तैयार होगी, उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग 100% ये तैयार हो गया होगा, तो जरूर लिखकर भेजेंगे। तो देखते हैं, तो जब ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग आता है, जो अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। देखते हैं, अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। देखिए सभी, ये अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, ये है अनंत लंबाई का सीधा तार है, जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। गौर करिएगा, ये अनंत लंबाई का एक सीधा तार है और इस सीधे तार को आवेशित किया गया है। जो आवेशित किया गया है, यह प्लस Q कूलाम का आवेश, प्लस Q कूलाम आवेश देकर इसको क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। अनंत लंबाई के आवेशित, ये अनंत लंबाई का है, आवेशित है और एक सीधा तार है। इस तार से निकट, ध्यान दीजिएगा, इस तार से निकट स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं। क्या मानते हैं, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E तथा वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इस लंबे अनंत लंबाई के जो सीधे तार है, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु P है। इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले
ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक L लंबाई के, ध्यान दीजिएगा, L लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। L लंबाई के, कितनी लंबाई के? L लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यही आपको थ्योरी लिखना है। जहां पर कभी आपको समझ में ना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों, समझ में आ रहा है? ठीक ठीक पवन, समझ में आ रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा कि ये अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है। इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु मैंने क्या मान लिया, ये P है। इस P से होकर गुजरने वाला, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले L लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस बिंदु P पर ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर एक ही दिशा में कार्यरत हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर एक ही दिशा में कार्यरत हैं। जबकि यहां पर एक वृत्ताकार पृष्ठ है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर, ये दोनों कैसे कार्यरत हैं? 90 डिग्री पर कार्यरत। ठीक, अब इसमें आवेश का रेखीय घनत्व कार्यरत होता है। क्या कार्यरत होता है? ये आवेश के रेखीय घनत्व लैम्डा पर कार्यरत होता है। आपका ये चित्र बन गया। आपको करना क्या है, ये जो अनंत लंबाई का आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये किस पर आधारित है? आवेश के रेखीय घनत्व लैम्डा पर आधारित है। तो आवेश के रेखीय घनत्व लैम्डा के कारण ये इसमें लैम्डा यूज होगा। तो जो हमने ये थ्योरी बताई इसी को लिखना है। ये माना, लिखते हैं, माना अनंत लंबाई, अनंत लंबाई का एक आवेशित, आवेशित सीधा तार है, सीधा तार है, जिससे, जिससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर, की दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु P है, P है, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे, जिससे L लंबाई के, L लंबाई के, जिससे होकर L लंबाई के, जिससे होकर L लंबाई के एक बेलनाकार, बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E तथा वेक्टर क्षेत्रफल, वेक्टर क्षेत्रफल, वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर एक ही दिशा में कार्यरत, एक ही दिशा में कार्यरत हैं, कार्यरत हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 8 मीटर दूरी पर जो बिंदु P है, इससे L लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ध्यान दीजिएगा, ये गॉसियन पृष्ठ है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर एक ही दिशा में कार्यरत है। इसमें, इसमें क्या कार्यरत होता है? इसमें आवेश का रेखीय घनत्व कार्यरत होता है, रेखीय घनत्व लैम्डा
कार्यरत होता होता है। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया कि माना अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार है जिससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे होकर L लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E तथा वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर एक ही दिशा में कार्यरत है, जिसमें आवेश का रेखी घनत्व लैम्डा भी कार्यरत है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ध्यान दीजिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब कैसे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं? ध्यान दीजिए, बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिए, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ये क्या होगा? d phi E1। गौर करिए, पहले के लिए यहां से निकालते हैं, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, तब d phi E1 बराबर क्या होगा? दोनों का स्केलर गुणन कराते हैं, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन होता है उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यहां पर इनके बीच के कोण क्या आ जाएगा? EDA cos थीटा। लेकिन यहां पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है। तो लिखते हैं चूंकि E व dA एक ही दिशा में कार्यरत है। ध्यान दीजिए, अब जब एक ही दिशा में कार्यरत है तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं? तब थीटा बराबर 0 डिग्री। तब d phi E1 इक्वल टू कितना आ गया? EDA cos 0 डिग्री। तब d phi E1 इक्वल टू कितना आ गया? cos 0 का मान 1 होता है, तब EDA आ गया। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर बात आती है कि ये जो वृत्ताकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वृत्ताकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिए, वृत्ताकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये जो d phi E1 है ये d phi E2 होगा। तो ये क्या होगा? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, तब d phi E2 बराबर क्या होगा? इसमें भी स्केलर गुण लगाते हैं, तो EDA cos थीटा। d phi E2 बराबर क्या हो गया? EDA cos थीटा। अब देखिए, E और dA के बीच एंगल अब यहां पर वृत्ताकार पृष्ठ पर कैसे कार्यरत है? अभिलंबवत। तो लिखते हैं चूंकि E व dA के मध्य या के बीच कोण कितना होगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं, तब d phi E2 इक्वल टू EDA cos 90 अंश। तब d phi E2 बराबर cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो पूरा पद क्या हो गया? 0 आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर भी वैद्युत फ्लक्स निकल आया, इस वृत्ताकार पृष्ठ पर भी निकल आया। तो अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो कुल वैद्युत फ्लक्स, इसको नोट कर लिया था, ठीक है, इसको रब करते हैं। तो अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? पूरे वैद्युत फ्लक्स को, दोनों वैद्युत फ्लक्स को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
कैसे करते हैं? कुल वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए, इस पर वैद्युत फ्लक्स निकला डी फाई E1 इक्वल टू ईडीए, और इस वृत्ताकार पृष्ठ पर निकला डी फाई E2 इक्वल टू 0। तो कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर कितना हो गया जाकर? डी फाई E1 प्लस डी फाई E2 हो गया। तब डी फाई ई इक्वल टू डी फाई E1 का मान कितना है? डी फाई E1 का मान ईडीए, तो यहां पर रख दिया गया ईडीए, और डी फाई E2 का मान कितना रख दिया गया यहां पर? 0। तो अभी जोड़ा गया, कितना आ गया? डी फाई ई इक्वल टू ईडीए। अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकल आया, तो अब केवल इनके कारण कुल वैद्युत फ्लक्स निकला। अब निकालते क्या है? ये जो एल लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना किए थे, जिसका नाम क्या था? गॉसियन पृष्ठ। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद करते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अब ये डी फाई आया तो फाई निकलता है। संपूर्ण के लिए क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं डी फाई ई, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब संपूर्ण के लिए। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया जाता है? डी फाई का मान कितना है? ईडीए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। अब ध्यान दीजिए, इसमें वैद्युत क्षेत्र वही रहेगा, केवल इसका एरिया के मान में परिवर्तन होगा। तब फाई इज इक्वल टू कितना आता है? ई बाहर कर लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए, इसके पूरे क्या होगा? ये बेलनाकार पृष्ठ है, तो इस बेलन का वक्रपृष्ठ के बराबर कार्य होगा। तो लिखते हैं, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए बराबर टू बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहां पर इसकी लंबाई कितनी है? एल है, तो 2 पाई आर एल होगा। तो यहां पर 2 पाई आर एल हो गया, जो कि बेलन का क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। ध्यान दीजिए, तब फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? ई इंटू 2 पाई आर एल, यहां पर इसका मान रख दिया गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण 1 प्राप्त हो गया आपका। यहां पर किसी कोई यहां तक में समस्या हो तो अपने बताए। एक बार फिर से गौर करते हैं कि मैंने ये मान लिया कि एक एल लंबाई का, एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, जिसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो मैंने मान लिया कि एक ये अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार है, जिससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे होकर गुजरने वाले जो आर मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले एल लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E तथा वेक्टर क्षेत्रफल डीए वेक्टर एक ही दिशा में कार्यरत है, जबकि इस वृत्ताकार पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वेक्टर क्षेत्रफल डीए वेक्टर 90 डिग्री पर कार्यरत है। तो इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, और इस पूरे पृष्ठ पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कार्यरत होता है। तब बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई E1 बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, तो ई डीए कॉस थीटा, और ई और डीए एक ही दिशा में, अर्थात थीटा इक्वल टू 0। तो ये डी फाई बराबर E1 बराबर ई डीए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 हो गया। तो डी फाई E1 इक्वल टू कितना आ गया? ई डीए। अब ये वृत्ताकार पृष्ठ पर ध्यान दिया जाए, तो वृत्ताकार पृष्ठ पर ध्यान दिया गया तो क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स निकाला गया, तो डी फाई E2 इक्वल टू ईडीए, और ईडीए कॉस थीटा हो गया। ये दोनों लंबवत कार्यरत हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना कर दिया गया? 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया गया, तो डी फाई E2 इक्वल टू ईडीए कॉस 90 अंश हो गया, और कॉस 90 का मान 0, तो ये पूरा पद क्या हो गया? 0 हो गया। फिर इसके पश्चात क्या करते हैं? कुल वैद्युत फ्लक्स, ये पहला और दूसरा निकला तो दोनों को जोड़ दिया, तो डी फाई इक्वल टू कितना आ गया? ईडीए।
अब पूरे पथ से अर्थात संपूर्ण गॉसियन पथ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला गया, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। तो इसमें समाकलन कर दिया गया, तो इसके मान में परिवर्तन किसमें होता है, केवल एरिया में होता है। तो ये ई बाहर कर लिया गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए, और डीए क्या होता है, इस बेलनाकार पृष्ठ है तो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हुआ, 2 पाई आर एच होता है, लेकिन एच की जगह पर क्या है, यहां पर दिया गया एल, तो 2 पाई आर एल मान रख दिया गया, तो फाई बराबर क्या हो गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। आपको पता है ये किसका अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय लगाते हैं, क्या लगाते हैं, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें आवेश का रेखीय घनत्व कार्यरत होता है। क्या कार्यरत होता है, इसमें आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। जब आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा कार्यरत होता है, क्या कार्यरत होता है, लेम्डा कार्यरत है, लेम्डा कार्यरत है। तो अब लेम्डा का मान सबसे पहले निकालते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं, इस तरफ रफ कर देते हैं। तो आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एल होता है। क्या होता है, क्यू अपान एल। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा लेम्डा इक्वल टू, लेम्डा आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, लेम्डा इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपान एल होगा। अब ये क्यू अपान एल, तो यहां से क्यू का मान निकालते हैं, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, लेम्डा एल। गॉस की प्रमेय में ये फाई है, तब वैद्युत फ्लक्स, तब फाई बराबर कितना हो गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह पर रख दिया गया लेम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर क्यू है, ये क्यू की वैल्यू जो निकली है वहां पर रख दिया गया। तो ये समीकरण कितना बन गया, समीकरण 2। समीकरण यहां पर एक था फाई बराबर ये, और समीकरण 2 निकल आया फाई बराबर लेम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अब करते क्या है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना करते हैं। तो देखो एलचेस एलचेस फाई फाई बराबर है, तो आरचेस आरचेस भी बराबर होगा। तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना आ गया, लेम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो E को रोक लेते हैं। तो E इक्वल टू कितना है, ये पूरा पद गुणा में, तो इस तरफ किसमें जाएगा, भाग में, 1 अपान 2 पाई आर एल लेम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। तब E इक्वल टू कितना हो गया, अब ये L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसके बगल में लिख लेते हैं, तब लेम्डा अपान कितना आ गया, R। अब हमें तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता नहीं होता है, तो हमें पता है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। तो यहां पर अंश और हर में 2 से गुणा भाग कर देते हैं। तो ये इसमें 2 से गुणा कर दिया और इसमें 2 से भाग दे दिया। तो E इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट टू लेम्डा अपान R। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वही होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, अर्थात अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो E इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लेम्डा अपान R। कहीं पर किसी कोई समस्या हो तो अपनी समस्या को साझा करें। और मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। आज आपके 3 नंबर मजबूत हो गए हैं।
आपके 3 नंबर कोई नहीं काट सकता। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।